नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे। मतलब यहाँ पे ODF टाइम जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल CTET फरवरी एग्जाम 2026 और यहाँ पे CTET पेपर 2 SST की मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। ये क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। चैप्टर यहाँ पे 7 है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, और इसके पार्ट 2 हो गए हैं। आज यहाँ पे 3rd पार्ट है और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे पीर के बारे में। आज हम देखो ये सब चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे पीर और मंदिर के बारे में। पीर किसे कहा जाता है? पीर एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? पीर जैसे कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे पीर और मंदिर तो आप जानते हैं। पीर आपने देखा होगा कि किस तरह से एक पीर का जो है मंदिर बना होता है। आप उस पर वो क्या हमारा यहाँ पे मैंने कहा ना, एक जो है स्थानीय मार्गदर्शक होता है, ठीक है। चलिए, 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के, अभी हम देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो के पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनय स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने लगे। लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। देखो, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या होता गया कि 16वीं शताब्दी में आते आते जो लोग हैं वो आपके पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़ के, जहाँ पे पश्चिम बंगाल का कम उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ पर जलवायु पूर्ण रूप से जो है, ठीक है ना, बेस्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, उस क्षेत्र को लोग छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल में जंगल और जो दलदल इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया। जो वो पूर्व की ओर बढ़ते गए, वहाँ पर जंगलों को साफ करके उन जंगलों में वो खेती भी करने लगे, धान की खेती करने लगे, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए, फिर यहाँ पर इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर इन्हीं दिनों ना बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बनवाने लगे थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आते थे। तो वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, यहाँ पर जो है, जहाँ पर लोग मंदिर, ठीक है ना, मंदिर में पूजा करते थे, जहाँ पर मंदिर थे वहाँ पर अब जो है क्या, मुगल आ गए। तो अब मुगल मंदिर को हटाकर वहाँ पे मस्जिद बनाने लगे, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने दर्शाई है। प्रारंभ में बाहर से आए यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा अवशासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि पीर किसे कहा गया। पहले के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ आके बसे थे, अस्थिर परिस्थिति में थे, तो इस तरह से उन्होंने अपना वो आश्वासन चाहते थे, सुख सुविधा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। तो ये नेता, टीचर्स, निर्णायक इनकी भूमिका में अदा करते थे, ठीक है ना। कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो अब इनको कहते थे, देखो पीर। देखो, जो लोग ऐसे होते थे, एक बहुत ही परफेक्ट बंदा, व्यवहार से परफेक्ट बंदा, बातचीत करने से परफेक्ट बंदा, स्पेशली मोस्टली नॉलेजफुल बंदा यहाँ पर, ठीक है ना, सारी चीज़ों की, और एक स्नेहपूर्ण, एक आदर लोग, ठीक है ना, और इनके पास एक अलौकिक शक्तियाँ होती थी, तो इनको ही ये पीर कहते थे। तो देखो, ये है पीर, ठीक है। इस पीर श्रेणी में क्या क्या आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पीर श्रेणी में क्या क्या आते हैं। संत आते हैं, सूफी आते हैं, और अन्य धार्मिक महानुभावों, और साहसी उपनिवेशी, और देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा, और विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता, और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी इसमें शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है।
ठीक है ना। तो इस पीर श्रेणी में कौन कौन आने लगे वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। इस पीर श्रेणी में संत, सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, शाहशी, उपनिवेश, ठीक है, ये सब आने लगे। बंगाल में फिर 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है यहाँ पर मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, ठीक है ना। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारिक कंपनियों से आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पे मुगल आ गए थे तो इन लोगों ने मंदिर के स्थान पर किस तरह से जो है मस्जिदों का निर्माण किया। फिर इन लोगों ने संघर्ष किया अपने अपने थ्रू, ठीक है ना। फिर इन लोगों ने किस तरह से यहाँ पर जो है मंदिर बनाए, किन किन की जो है यहाँ पर समर्थन से, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर, ठीक है, जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में रहते थे, अब वो देखो यहाँ से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, पूजे जाते थे, को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्रदान कर दी और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी यहाँ पर, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर इन मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला या फिर चौचाला होती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से ना बिल्कुल सीटेट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई आपसे कि दो चाला किसे कहा जाता है। तो दो चाला कहा गया है दो छत वाले मंदिर को, और चौचाला किसे कहा गया है, चार छतों वाली मंदिर को। ध्यान रखना, इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दो चाला दो छत वाले, चौचाला, ठीक है ना, चार छत वाले। इसी प्रकार इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाले ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा पर एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, देखो ये है दो चाला मंदिर, ये वाला दो चाला मंदिर है, और ये है यहाँ पर चौचाला मंदिर, चार दीवारों वाला, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। आइए अब हम पढ़ेंगे मछली भोजन के रूप में। अभी देखो यहाँ पर ब्राह्मण लोग, ये जो है, अब आप कहेंगे कि ब्राह्मण लोग तो मछली नहीं खाते, लेकिन इनको ये मान्य थी, पश्चिम बंगाल में जो ब्राह्मण लोग रहते थे उनको मछली खाना मान्य थी। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर डिपेंड करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है, बंगाल पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मछली की धान की उपज बहुतायत से होती है, यानी कि मछली और चावल एक साथ खाते हैं ये लोग, ठीक है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में सजाते हुए बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया, यानी कि मंदिरों में भी इस चीज़ को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर
देखो मंदिर में भी मछली के टुकड़े को सजा करके दिखाया गया है। ये पश्चिम बंगाल की बात है। और यहाँ पर गाइज हम चर्चा करें, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखने हेतु ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी, यानी कि ब्राह्मण लोग भी यहाँ पर मछली खाते थे पश्चिम बंगाल में। जैसे कि बृहधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो ये चैप्टर्स हमारा फिनिश होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रेट यहाँ पे चैप्टर्स था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी इशूज़ है सो प्लीज़ आप मुझे बता देना। हमने यहाँ पर पीर और मंदिर के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें कहाँ से किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।